चाइना से वापस क्यों नहीं आए? कुछ तो बात है इसमें, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है सर। आप किसी भी तरह से मुझे परमिशन ला दीजिए। ये बोलकर कदम ने बाकी का सारा दारोमदार गुप्ता पर छोड़ दिया। गुप्ता ने गोयंका को फोन लगाकर सारी बात बताई तो गोयंका सीधा भड़क गया। उस कदम को भी यश के साथ वाली जेल में डलवाऊंगा। क्या बके जा रहा है वो? पागल है क्या? चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये क्या कोई टूर प्रोजेक्ट है क्या? उसे बोलो इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बाहर के देश का नहीं। समझे गुप्ता? हाँ सर, लेकिन कदम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वहाँ जाने से कुछ न कुछ सॉलिड जरूर हाथ लगेगा। सॉलिड का तो पता नहीं, लेकिन सॉलिड पिटाई जरूर हाथ लगेगी। बॉलीवुड की फिल्म नहीं, जियोपॉलिटिक्स है गुप्ता। तुम्हें तो सब पता ही है। फिर तुम मुझसे ऐसा सवाल किस मुंह से कर सकते हो, बताओ? गुप्ता जानता था कि गोयंका का पहला रिएक्शन यही होगा, इसलिए उसने सरकार को मनाने के लिए झूठ पहले से ही तैयार रखा था। वो सर, वहां से हम वो मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर वाले का भी कॉन्टैक्ट सोर्स कर सकते हैं, जिससे पार्टी को अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं तो ये तो होगा ही, इसीलिए मैं सोच रहा था। गुप्ता के इलेक्शन से रिलेटेड झांसे के बारे में सुनते ही गोयंका फिसल गया, क्योंकि उसे सरकारी गद्दी को छोड़ना नहीं था। इसलिए उसने तभी बड़ा सा मुंह खोलकर हाँ कर दिया। भेजो भेजो। और कदम बहुत ईमानदार है, उससे सिर्फ कॉन्टैक्ट सोर्स करवा के इंसान का ऑथेंटिकेशन करवा लेना। बाकी का काम यहाँ से देख लेंगे। जी सर। ये बोलकर गुप्ता ने फोन रख दिया। हालांकि उसने सिर्फ परमिशन के लिए ये झूठ बोला था, असल में ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जो ऐसा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकता था। इस काम के लिए रशिया और इजराइल सिर्फ 2 ही देश मदद कर सकते थे, लेकिन वो मदद भी तभी होगी जब इंडिया देश बचेगा। इसलिए गुप्ता ने कदम पर विश्वास जताते हुए उसे सपोर्ट किया और फोन करके उसे खुशखबरी दे दी। हाँ सुनते ही कदम ने गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया किया। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा गुप्ता सर, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। कदम ने तुरंत प्लान बनाना शुरू कर दिया और चाइना के मौसम के हिसाब से पैकिंग करने के लिए अपने घर वापस चला गया। आज फिर से कदम 2 दिन बाद आया था, लेकिन सोनिया ने उससे कोई भी बात नहीं की थी और वो ईशा के साथ स्टडी रूम में बैठी थी ताकि कदम की शक्ल को ना देखना पड़े। कदम भी अपने खुद के इस बर्ताव से काफी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन ये मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। वैसे तो कदम ने आज तक अपने परिवार के लिए कोई मौका नहीं गंवाया था, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी एक बीवी और एक बेटी भी थी। अपना बैग तुरंत पैक करके उसने एक मफलर ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि बीजिंग में टेम्परेचर माइनस में था। लेकिन मफलर ना मिल पाने की वजह से उसे सोनिया को आवाज लगानी ही पड़ी। सोनिया, सोनिया। सोनिया ये सुनकर स्टडी रूम से बाहर आई, इस उम्मीद में कि शायद कदम कुछ बात करेगा, लेकिन कदम ने ऐसा नहीं किया। वो मफलर नहीं मिल रहा, प्लीज निकाल दोगी? सोनिया को कदम का बैग देखकर और भी गुस्सा आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना इनकॉन्सिडरेट कैसे हो सकता है। उसने तभी आलमीरा को खोलकर साइड में रखे मफलर को बेड पर फेंका और वापस स्टडी रूम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक भी सवाल फिलहाल कदम से पूछना नहीं चाहती थी। उसे मालूम था कि वो जितनी उम्मीदें जगाएगी, चीजें उतनी खराब होंगी। सोनिया बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कदम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया। बस 1 मिनट लूंगा, यहीं खड़ी रहो और सुनो। कुछ बोलने पूछने की जरूरत नहीं है। पहला तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे किसी भी एक्शन को क्वेश्चन ना करके, ठीक जैसा मुझे पसंद है, और हमारी ईशा का ध्यान रख के मेरे हिस्से का भी प्यार उसे देने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं एक बुरा पति और बाप, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं फिलहाल अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा काम जिसके लिए देश को मेरी जरूरत है, और मुझे भी यही लगता है कि मुझे खुद भी ये करना है। माफ करना कि मैंने खुद को इस पूरे केस में इतना डुबा लिया है कि किसी और की याद ही नहीं आती। इसीलिए अभी मैं चाइना जा रहा हूँ कुछ चीजों पर से पर्दा उठाने। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। होपफुली वापस आ जाऊंगा। उसके बाद रिटायर होने का प्लान है, ताकि सारा टाइम तुम्हें और ईशा को दे सकूं। तुम तब तक गुस्सा ही रहना, ताकि आके मना लो। टेक केयर। ये बोलकर कदम ने सोनिया को माथे पर एक किस किया और बैग उठाकर एक बार फिर से घर छोड़ दिया। कदम अपना बैग उठाकर बीजिंग की फ्लाइट के लिए निकल चुका था। सोनिया कदम
जिसने अभी कदम के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी जो उसने कभी पहले नहीं बोली थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। मर्द भी ना बड़े अजीब होते हैं। इनके प्रिंसिपल्स, इमोशन और लॉजिक्स को समझने में हम बीवियों को 7 से भी ज्यादा जन्म लेने होंगे। असल में सोनिया को यह सब सुनने की आदत नहीं थी, और अब जब कदम ने यह सब बोला था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एटलीस्ट वो वजह मिल गई थी जिस वजह से कदम पूरा पूरा दिन बाहर रहता था। हो सकता है वो अपनी जॉब का असर ईशा पर ना पड़ने देना चाहता हो। ये सोचकर सोनिया बस दुआ मांग रही थी कि कदम जल्दी से जल्दी घर वापस लौट जाए और रिटायर होकर उसे और ईशा को टाइम दे। ईशा भी आखिरकार बड़ी हो रही थी। उसे भी अपने हर दोस्त की तरह माँ बाप का प्यार चाहिए था। दूसरी तरफ संजीव इंतजार करते करते तंग आ चुका था। जादव, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। हाल देखो क्या हो रहा है इंडिया में। उस विकी के बिजनेस लेते ही देखो किस तरह से सप्लाई चेन ही पूरी रुक गई। वही जिम्मेदार है इतनी सारी मौतों का। अब तो उसे मारकर हम अपना बदला तो लेंगे ही, लेकिन एक क्रिमिनल को भी इंडिया से कम कर देंगे। जाधव को संजीव के अंदर की जल्दबाजी साफ नजर आ रही थी। वो अपने धंधे को वापस लेकर वही पावर चाहता था जो करीब 1 महीने पहले थी। लेकिन अंदर ही अंदर जाधव भी जानता था कि अगर संजीव बीटा के कहने पर काम कर रहा था तो विकी के भी पीछे किसी का हाथ होगा। ये पूरा मार्केट इंडिया में बैठकर नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल होता था। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं संजू भाई, तब तक आप इस सत्तू पर गुस्सा उतारो ना। यह है ही किस काम का? इसे लाया है इसलिए गया है। ये बोलकर जाधव जोर से हंसने लगा और दूसरी तरफ संजीव भिन भिन आ गया। बस कुछ घंटे और, फिर उसे वेयर हाउस में घुसकर मार डालूंगा। जाधव ने भी ज्यादा ना बोलते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उधर राकेश कदम को वीजा बिजनेस पर्पस के लिए मिला था। चाइना में इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की एंट्री अलाउड नहीं थी और इसी वजह से कदम अपनी आइडेंटिटी बदल कर गया था। सरकार ने ही उसे कुछ पैसे दिए थे जिससे वो चाइना के बड़े बिजनेसमैन और वहां की सरकार को लुभा सके और इंफॉर्मेशन लेकर वापस लौट सके। इसमें राकेश कदम की जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन वो हर तरह के रिस्क के लिए तैयार था। वो एयरपोर्ट पहुंचा और एक आम आदमी की तरह ही पासपोर्ट की लाइन में लगकर चाइना का स्टैंप लगवाया। अपने मोबाइल में रिकॉर्डर और ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके वो चाइना में सबसे बात करने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कदम का ये रिकॉर्डर सारी फाइल्स एक सर्वर पर भेजता था जिसका एक्सेस डीजीपी गुप्ता और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे सभी लोगों को था। बस इंतजार था तो किसी सॉलिड इंफॉर्मेशन का। राकेश ने फ्लाइट बोर्ड कर ली जो सीधा बीजिंग जाकर ही रुकने वाली थी। This is your captain, Mr. Chang. You're sitting in flight number A337 and we are ready for the departure. फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कदम जो गणपत जोरे नाम से ट्रैवल कर रहा था उसे थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगी। कदम को यह भी दिख रहा था कि इस फ्लाइट में उसे छोड़कर लगभग सब चाइनीज ही हैं। फ्लाइट को उड़े 2 घंटे हुए थे कि तभी कैप्टन ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी। This is your captain again and we regret to inform that flight number A337 will have to do an emergency landing 200 kilometers away from Beijing at Tangshan. It is due to the weather and another flight will fly you to Beijing. Thank you and sorry for the delay. कदम समझ गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फ्लाइट को बीजिंग में ना उतार कर अब उससे दूर टैंगशेन नाम के प्रोविंस में उतारा जा रहा था। ऐसा क्या हो गया कि बीजिंग जैसे बड़े शहर में ये फ्लाइट नहीं जा पा रही? कदम को अंदर से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहा था। वो जानता था कि अगर ज्यादा हड़बड़ाया तो सीधा पकड़ा जाएगा। थोड़ी ही देर में फ्लाइट लैंड हुई और सभी पैसेंजर्स बाहर आ गए जहां से उन्होंने दूसरी फ्लाइट बोर्ड करनी थी। तभी एक होस्ट वहां आया और अनाउंस करने लगा, People with foreign citizenship, please come this way. कदम समझ गया था कि इसका मतलब उसका पासपोर्ट चेक होने वाला था। पासपोर्ट के साथ वीजा डिटेल्स भी वेरीफाई होनी थी। ये फेक आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट जो गवर्नमेंट ने अभी उसके हाथ में दिया था उसका उसे डर था। लेकिन फिलहाल होस्ट के कहने पर कदम अलग लाइन में चला गया और जब वो 4 कदम चला तो उसे महसूस हुआ कि वो अकेला ही है जो फॉरेन सिटीजनशिप के साथ इस प्लेन में ट्रैवल कर रहा था। बाकी सब लोगों के पास चाइनीज सिटीजनशिप ही थी। ये सोचकर कदम की धड़कनें और बढ़ गई और चलते चलते वो एक केबिन में आ गया जहां एक औरत विंडो के उस तरफ बैठी थी।
उस औरत ने कदम से उसका पासपोर्ट लिया और उसे 2 कदम पीछे लेने को कहा। करीब 2 मिनट्स तक पासपोर्ट चेक करने के बाद उसने कदम को एक मशीन में देखने को कहा जो सेंसर से डिटेक्ट करती थी कि इंसान का चेहरा किस तरह का है। कदम वहां खड़ा सब करता जा रहा था कि तभी पीछे से 2 लोग आए और कदम को वहीं के वहीं हथकड़ियां लगा दी गई। उन्होंने ये काम इतनी तेजी से किया कि कदम को विश्वास ही नहीं हुआ। जो इंसान खुद इंडिया में दूसरों को हथकड़ियां पहनाता था उसे चाइना में 2 लोगों ने हथकड़ियां पहना दी थी। कदम ने तभी उन दोनों को धक्का दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। और ये क्या है? कदम हिंदी में बात तो कर रहा था लेकिन उन दोनों लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कदम को लेकर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए थे और उसे साथ लेकर जा रहे थे। कदम रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे। उसने अपने शरीर से भी उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उसका जोर काम नहीं आया। वहां से ले जाते हुए कदम को एक और ऑफिस में ले जाया गया जहां एक पतला सा चाइनीज ऑफिसर अपने सूट में बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। कदम के लिए ये सब समझ से बिल्कुल परे था क्योंकि वो जो देख रहा था वो भी समझ नहीं पा रहा था और जो वो सुन रहा था वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। कदम से उसका बैग भी दूर कर दिया गया था जिसमें उसका सामान था, यानी कि सामान में सबसे जरूरी रिकॉर्डर और ट्रांसलेटर जो कोसों दूर था। कदम ने इशारे से समझाने की कोशिश भी की कि उसे उसका बैग चाहिए। My bags. And why these? What my mistake? कदम उनसे ये सवाल बार बार पूछ रहा था लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। तभी फोन पर बात करता हुआ वो ऑफिसर पीछे मुड़ा और राकेश को उसकी आवाज सुनकर कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो मिस्टर गणपत जोरे, कैसे हैं आप? इस सिचुएशन में कदम के लिए हिंदी किसी अमृत के समान थी। उसके कानों में उस ऑफिसर की बात पड़ी और कदम सीधा उसके पैरों में गिर गया। देखिए ना सर, आपकी अथॉरिटी ने मुझ जैसे मासूम इंसान को ये हथकड़ी लगा दी। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या किया है। लेकिन इन्हें तो पता है ना मिस्टर गणपत, आपको चाइनीज सीख के चाइना आना चाहिए था। गलती हो गई सर, अभी तो मुझे बीजिंग जाने दीजिए। क्यों जाना चाहते हैं बीजिंग आप? कदम को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे इतना मुश्किल सवाल पूछ लेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो क्या बोलेगा। क्यों मतलब? मैं वो बस कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल से, और कुछ नहीं। कैसा बिजनेस? यू मीन रिसर्च? हाँ, रिसर्च ओनली। चाइना इज सच अ ग्रेट कंट्री। बिजनेस करने के लिए तो ये हेवन है। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों गणपत सर, इंडिया भी तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेस है, वहां क्यों नहीं? वहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना सर, इसलिए मुझे यहाँ आकर ये करना था। तो ये रिसर्च आप सब इंडियंस अपने फेक नाम से ही करते हैं या असली नाम का इस्तेमाल भी कभी कभी कर लेते हैं? क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। समझाओगे कैसे? दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। अपने बिजनेस का नाम राकेश कदम रखोगे या गणपत जोरे? क्योंकि चाइना में 2 ऑफिशियल नाम वाले लोग अलाउड नहीं है सर। कदम ने जैसे ही सुना कि उसका झूठ पकड़ा गया है, उसके पसीने छूट गए और बस वो वहां से भागना चाहता था। वो सर, बस मैं तो क्या, आप भी गणपत नाम मैंने अभी चेंज करवाया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस कदम या गणपत जी। लेकिन ऑफिशियली आपके पासपोर्ट पर नाम गणपत है, लेकिन हमारा UIDAI का डेटा दिखा रहा है कि आप कदम ही हो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कदम थोड़ा हैरान था कि आखिर इस ऑफिसर के पास ये सब डेटा आया कैसे। लेकिन सर, UIDAI तो इंडिया का डेटा सेंटर है, आपके पास वो सारा डेटा आया कैसे? अरे मिस्टर स्वीट राकेश कदम, वहां ड्रग्स कैसे आए? इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे आए? इतना लेंडिंग मनी कहां से आया? ऑफ कोर्स चाइना। इतने भोले हैं आप या सिर्फ बन रहे हैं? और हाँ, मैं कहां से आया? नॉट चाइना बट इंडिया। कदम वहां खड़ा सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। असल में इस ऑफिसर के पास कदम को इसलिए लाया गया था क्योंकि जिस गाड़ी में वो उसे आगे लेकर जाना चाहते थे वो गाड़ी अभी एयरपोर्ट के बाहर नहीं आई थी। तो वो दोनों लोग कदम को किसी हिंदी बोलने वाले ऑफिसर के पास ले आए थे ताकि वो ज्यादा सवाल जवाब ना करे। अच्छा सर, अब आपको सारी सच्चाई पता ही है तो आई एम सॉरी, मुझे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कदम ने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी
लेकिन ऑफिसर हंस पड़ा। क्या बात कर रहे हो कदम सर, आपने क्राइम चाइना की इस जमीन पर किया है तो आपको सजा भी इसी जमीन पर होगी ना, ऐसे कैसे जाने देंगे? अब जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, वो भी मुंबई से। मुझे अभी के अभी वापस भेज दो। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता अपने ही देश में किसी और को इलीगली रखने और सजा देने का। मेरी जो भी सजा होगी मैं इंडिया में काट लूंगा। कदम ने जैसे ही सजा शब्द सुना वो और डर गया। कदम की ये बात सुनते ही वो ऑफिसर पीछे मुड़ा और दोनों इंसान जो कदम को यहां लाए थे उन्हें देखने लगा और उसने कुछ इशारा किया। उस इशारे के बदले उन दोनों ने हाँ में सर को हिलाया और कदम को पीछे से पकड़ लिया। दोनों पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगे और कदम बस चिल्लाए जा रहा था, Leave me! Leave me! Let me talk to India! I want to go home! कदम के ये सब बात बोलते हुए भी किसी ने कुछ नहीं सुना। उसे एयरपोर्ट से बाहर ले आकर एक गाड़ी में बैठाया गया और गाड़ी में बैठते ही उसके मुंह पर टेप लगा दी गई ताकि वो ज्यादा आवाज ना करे। कदम को अंदर ही अंदर पता था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो इंतजार कर रहा था कि कोई मौका मिल जाए तो बस इंडिया में एक बार बात कर ले, लेकिन उसके लिए उसे वहां पहुंचना जरूरी था जहां वो दोनों लोग उसे ले जाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ गुप्ता और गोइंका कदम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें रिकॉर्डर और ट्रांसलेटर से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा था। गुप्ता, अब तक तो उसे बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था ना? पहुंच तो जाना चाहिए था, लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? ट्रांसलेटर की लोकेशन ट्रैक करवाओ। अरे ये तो बीजिंग से काफी मीलों दूर की लोकेशन दिखा रहा है, टैंगशैन में। गोयनका को भी इस बात से हैरानी हुई। फिर अब टैंगशैन में आखिर कदम क्या कर रहा है? उसका फोन, कांटेक्ट? कुछ भी नहीं लग रहा है सर। इस अपडेट के बाद मुंबई के उस हेडक्वार्टर में भी खलबली मच गई और इधर कदम बस उस गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगा। कदम ने सोचा था कि वो जब गाड़ी से उतरेगा तब चालाकी से कुछ करके बच निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से चीनी लोग उसे ट्रीट कर रहे थे वो समझ गया था कि उसे कहीं भयानक जगह लेकर जाया जा रहा है। हो सकता है कि ये मुझे जेल में बंद कर दें और कभी ट्रायल का मौका ही ना दें। और वैसे भी एक कम्युनिस्ट सरकार से मैं ट्रायल की क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। इससे पहले कि मुझे चार दीवारी में डालें, कुछ करना होगा। पूरे रास्ते कदम सोच रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी एक चीनी इंसान से दूसरे ने बाहर निकालने का इशारा किया। कदम अब पूरी तरह से तैयार था। उसके हाथ भले ही बंधे हुए थे, लेकिन उसके पैर चल रहे थे, आंखों से पूरी तरह दिख रहा था। कदम को बस बाहर की रोशनी दिखने का इंतजार था ताकि वो धोखा दे सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके साथ बैठे चीनी आदमी ने कदम की आंख पर एक काले रंग का कपड़ा बांध दिया। कदम ये देखकर झल्ला उठा और अपना सर हिलाने लगा ताकि वो कपड़ा पूरी तरह से ना बंधे, लेकिन साथ वाले को कदम की यह हरकत देखकर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और उसने वो कपड़ा कस के बांध दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कदम को कार के पीछे का दरवाजा खोलकर एक बिस्तर पर लिटाया गया। इस बीच कदम चिल्ला रहा था और उनके सामने ऐसा ना करने की भीख मांग रहा था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, जाने दो। लेकिन कान से कदम सुन पा रहा था कि चारों ओर एकदम धुप्प सन्नाटा था। इस जगह पर पंछी से लेकर किसी भी गाड़ी बाइक का शोर तक नहीं था। उसे अंदर ही अंदर अंदाजा हो गया था कि कदम को एकांत में लाया गया है। असल में उसे जहां लिटाया गया था वो एक बेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेचर था। उस स्ट्रेचर पर लेटाकर कदम के पैरों को भी हथकड़ी से जकड़ दिया गया ताकि अगर वो हिलने की जरा सी भी कोशिश करे तो इधर उधर ना हो। आंखें बंद थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। कदम को अभी आंखें बंद किए हुए सोनिया और ईशा याद आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कदम अपनी जिंदगी के अंत के बेहद करीब है। उस स्ट्रेचर पर लेटे हुए इतनी देर चिल्लाने के बाद वो खुद भी हार मान चुका था। बस उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ये बोलते हुए कदम की आवाज में सिर्फ मायूसी थी, कोई गुस्सा नहीं था।
लेकिन वो जानना चाहता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। एक इतने बड़े लेवल के इंडियन ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे वहां आंख बंद किए हुए लेटे हुए वो बातचीत याद आ रही थी जो गुप्ता की उसके साथ ठीक आने से पहले हुई थी। तुम चाहो तो फर्नांडिस को लेकर जा सकते हो कदम, लेकिन गुप्ता ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि कदम बोल पड़ा। जानता हूं सर, 2 फेक आईडीज बनाएंगे तो पकड़े जा सकते हैं, और ऊपर से वहां इतना बड़ा काम नहीं है, सब सही ही नजर आ रहा है मुझे। और ऊपर से गायकवाड़ का घर रहना जरूरी है, और यहाँ हेडक्वार्टर्स में फर्नांडिस को भी ऑपरेशन संभालने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कदम बार बार अपना वो डिसीजन रिग्रेट कर रहा था जिसमें उसने अकेले चाइना आने की सोची थी। फिलहाल धीरे धीरे वो स्ट्रेचर आगे बढ़ा और शटर खुलने की आवाज आई। वहां लेटा हुआ कदम देख नहीं सकता था, लेकिन आसपास जो भी हरकत हो रही थी उसे सुनकर बस अंदाजा लगा रहा था कि आखिर ये जगह जहां वो है वो कैसी होगी। शटर के खुलते ही स्ट्रेचर को चलाया गया और शटर गिरा दिया गया। कदम को यह भी पता चल गया था कि अब वो खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि किसी बंद जगह में आ गया है। वो बस अपने दिमाग में इस जगह का मैप बना रहा था, लेकिन ये पूरा मैप ही उसकी इमेजिनेशन की बुनियाद पर बना हुआ था। उसे तो यहाँ का एक भी कोना नहीं पता था कि कैसा दिखता है। स्ट्रेचर को सरकाते हुए कदम को एक जगह पर बंद किया गया, और जो हथकड़ी थी उसमें एक एक छेद मौजूद था, यानी कि 2 हथकड़ी हाथों की और 2 उसके पैरों पर लगी हुई। इन चारों छेद में कदम को रोककर एक एक वायर लगाई गई, और बाहर से सब बिल्कुल शांत था। ना ही कोई आपस में बात कर रहा था और ना ही कोई हरकत। जैसे उन चीनी लोगों को पहले से पता था कि जब भी किसी इंसान को यहां लाया जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। कदम को कुछ अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन 4 हथकड़ियों में से 4 तारों को अंदर डालकर ऊपर की मशीन से एक रेगुलेटर को फुल की तरफ घुमा दिया, जैसे हम कमरे के पंखे को फुल पर करते हैं। और जैसे ही रेगुलेटर के कट होकर फुल होने की आवाज बंद हुई, उस स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ राकेश पूरी तरह से झुलस गया। राकेश को असल में फुल कैपेसिटी पर करंट दिया जा रहा था। उसके हाथों और पैरों के थ्रू उसकी बॉडी को छलनी किया जा रहा था ताकि वो आगे की प्रोसीजर रन कर सकें। इस तरह से उसे कई बार करंट दिए गए और फिर स्ट्रेचर को चलाया गया। राकेश कदम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब तो सोचने समझने की भी शक्ति उसके दिमाग में नहीं बची थी। इसके तुरंत बाद ही कदम को उठाकर एक बर्फ की सिल्ली पर रख दिया गया, और कमर पर ठंडी बर्फ लगते ही उसकी चीख जोर से वेयरहाउस जैसी जगह पर गूंज गई। बर्फ की सिल्ली पर से कदम कूदना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैरों को कस के पकड़ा गया था। 1 मिनट उस बर्फ की सिल्ली पर रखने के बाद राकेश को गर्म पानी में रखा गया। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन 20 सेकंड्स के बाद ही शरीर जलने लगा। इसके बाद इसी तरह से 10-10 बार 1-1 मिनट के लिए राकेश को बर्फ और गर्म पानी में रखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गन्ने की मशीन में कदम को डालकर उसका जूस बना रहा है। वो पूरी तरह से अंदर से निचुड़ गया था, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये चीनी लोग उस पर इतने जुल्म क्यों ढा रहे हैं। सब मुंबई में परेशान थे कि आखिर राकेश के साथ हुआ क्या है। सोनिया ने भी फर्नांडिस से फोन करके अपडेट लेने की कोशिश की थी, लेकिन फर्नांडिस कुछ भी ठोस नहीं बता पाया था। कदम के साथ ये 2 एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसे करीब 1 दिन तक एक डिब्बे के नीचे बंद रखा गया। आंखों की पट्टी खोल दी थी और उस अंधेरे डिब्बे में उसे चींटियों के साथ छोड़ दिया गया था। वहां कदम की हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बस अंदर बैठे ही बेहोश हो गया था, और उसे करीब 8 घंटे बाद होश आया था। होश आने के बाद के 16 घंटे कदम ने वहीं बैठे बैठे निकाले, और ये इन सब एक्सपेरिमेंट्स का लास्ट पड़ाव था, जिसमें साइंटिस्ट लोग ये जज करते थे कि आखिर कौन सा इंसान कितनी देर तक उस काले डिब्बे में बैठकर बेहोश रहता है। कदम वो पहला इंसान था जो 8 घंटे के पहले ही उठ गया था, और इसी वजह से उन साइंटिस्ट्स ने उसे वेरी स्ट्रॉन्ग का टैग दे दिया था। ये इंसान सिर्फ 8 घंटे बेहोश रहा, जरूर फिजिकली और मेंटली काफी फिट है, नहीं तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग तो बल्कि 30-30 घंटे तक नहीं उठते। सही कहा, इसके ब्रेन पर तो और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए।
ताकि हमें भी एक आइडिया मिल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हम ऐसे ब्रेन्स की कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में भी बड़े लोग फिजिकली और मेंटली इतने ही फिट रहते हैं। सही कहा। इस पर किया एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ये बोलकर उन चीनी लोगों ने कदम को उस काले डिब्बे से निकाला और उसे असली जेल में ले गए। हर जेल की सलाखों के बाहर देश के नाम लिखे हुए थे, किसी पर नाइजीरिया, किसी पर चिली, सूडान, इजिप्ट, श्रीलंका और फाइनली इंडिया नाम के उस जेल में कदम को फेंक दिया गया, जहां पर कुछ और भी लोग मौजूद थे। कदम की आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन दिमाग कुछ भी प्रोसेस करने से इनकार कर रहा था। इतना कुछ सहकर तो इंसान की आंखें भी जवाब दे देती हैं, लेकिन कदम उनमें से नहीं था। उसने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने चारों तरफ देखा। आंखों से थोड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन हर जगह ऐसे लोग थे जिनसे ना ही बोला जा रहा था और ना कुछ किया जा रहा था। सब मुंह लटकाए हुए बैठे थे और अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीता, कदम के दिमाग ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और हर एक घंटे में एक इंसान को ले जाकर बाहर वाले को अंदर शिफ्ट कर दिया जाता था। कदम की बारी अब कल ही आनी थी, तो उसने समझ लिया था कि चाइना असल में ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। कदम को कुछ वक्त पहले अपने साथ हुई चीजें भी याद आने लगी। गरम ठंडा पानी, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सब तो जापान ने चाइनीज के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के पहले किया था, और यही चाइनीज लोग इंडिया के साथ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इतने सारे इंडियंस। इसके बाद कदम ने वहां सामने बैठे लोगों के नाम पढ़े। उसकी खुद की शर्ट पर भी राकेश कदम, गणपत जोरे का टैग लगा था, और जब उसने सामने एक इंसान को बैठे देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अनिल त्रिमोरे, ये तो वही ईस्टर्न बेल्ट वाला इंसान है जिसकी जमीनें हैं। इन्हीं से मिलने तो मैं यहाँ आया था। ये लोग यहाँ, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? कदम को धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। यानी चाइना ने इतने सारे लोगों को इंडिया से यहाँ सिर्फ इसलिए लाया है ताकि वो इन पर ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और इतना ही नहीं, बल्कि इनकी खाली जमीन पर ड्रग्स की खेती भी करवा रहे हैं। यानी ये सब कुछ चाइना ही कर रहा है। गुलशन कुमार, त्रिमोरे और शशांक जैसे भले लोगों की कोई गलती नहीं है। कदम ये सब सोच ही रहा था कि तभी गुलशन कुमार के टैग वाले एक इंसान को अंदर फेंक दिया गया। ये देखकर कदम और भी हैरान हो गया। उसे तो सब समझ आ गया था, लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन इंडिया तक कैसे पहुंचाने वाला था, ये अभी भी एक सवाल था। उसने त्रिमोरे के पास जाकर बात करने की कोशिश भी की। त्रिमोरे की हालत इतनी खराब थी कि सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। जीभ पूरे वक्त बाहर निकली रहती थी और पीछे की तरफ मुड़ी रहती थी, और वो कुछ बोल नहीं पाता था। कदम की आवाज भी बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। त्रिमोरे, त्रिमोरे। कदम उसका नाम बोलते हुए भी रिटार्टेड लग रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ, पांव और चेहरे से सबसे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ठीक से उसे जवाब नहीं मिला। अपने आसपास के हालात देखकर कदम ने हार मान ली थी। सिचुएशन और आसपास के लोग बिल्कुल ठीक नहीं थे, और उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि चाइना की इस 4 दीवारी में रहते हुए वो भी ऐसा ही हो जाने वाला था। ना यहाँ खाने का कुछ पता था और ना ही दिन ढलने से लेकर सूरज उगने का कोई अंदाजा था। लेकिन तभी बाहर से उस जेल के अंदर की तरफ खाने की 2 थाली आई, जिस पर इंडिया का झंडा लगा था। दरवाजे के बाहर मौजूद ट्रॉली में कदम ने 3-4 झंडे और देखे, और उसने जब दिमाग लगाकर उन्हें पहचाना तो वो सब की सब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज थी। यानी ये सब सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि सब देशों के साथ हो रहा है। कोई देश इतना बुरा कैसे हो सकता है? कदम ने अपने माथे पर हाथ मारा और फिर से बेहोश हो गया। उसे बहुत नींद आई थी और फिलहाल अंदर की हिम्मत ये सब सोचने से जवाब दे चुकी थी। लेकिन कदम एक चीज का फैसला करके सोया था। अगर कुछ करना चाहता हूं तो यहां से निकलकर इंडिया जाना होगा, नहीं तो यहीं मौत कबूल करनी होगी अगले 2 दिन में। कदम ने या तो यहां से एग्जिट प्लान कर लिया था या फिर 2 दिन में सुसाइड।
क्योंकि वो इस जेल में बाकी लोगों की तरह सालों नहीं बिता सकता था। एक तरफ जहां कदम जेल में बंद था और बाकी सब मुंबई में उसका इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संजीव माहेश्वरी के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। इंडिया में फिलहाल जितनी भी चीजें हो रही थी उसे अल्फा ट्रैक कर रहा था और ठीक ढंग से प्लान बना रहा था। संजीव सत्तू को मार मार कर अब थक चुका था और उसे विकी की चीखें सुननी थी। चल जादव। जाधव संजीव को इस तरह से खड़े हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गया। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं संजू भाई। इस इंतजार की होड़ में वो छुपा रहेगा। बुज़दिल है, कमजोर है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक अपने इस प्यारे दोस्त को बचाने आ चुका होता। जाधव को भी ये बात समझ आ रही थी, लेकिन इंडिया की जो हालत न्यूज चैनल्स पर दिखा रहे थे उसके चलते वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाए। वहां संजीव ने भी अपना हुलिया बदल लिया क्योंकि उसे बाहर जाना था। उसे लग रहा था कि कदम या कोई और पुलिस वाला उसके पीछे अभी भी लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए हालातों का ध्यान रखते हुए संजीव एक किन्नर बनकर निकल गया और जाधव का इंतजार भी नहीं किया। तुझे आना है तो आ जाइयो, मैं उसी वेयर हाउस पर विकी का इंतजार करूंगा। ये बोलकर संजीव निकल गया और जाधव के पास भी उसके पीछे पीछे आने के सिवा कोई और चारा नहीं था। दूसरी तरफ जब अल्फा ने बीटा को फोन लगाकर ये सब बताया तो बीटा ने उसके लिए एक कबूतर पहले ही मुंबई भेज दिया था। ब्रदर, वो निकल गया है, विकी के ही ठिकाने पे जा रहा है। तुम एयरपोर्ट से अपने कबूतर को उठाओ और वहीं लेकर जाओ जहां संजीव जा रहा है। अल्फा ने ठीक वैसा ही किया और दूसरी तरफ संजीव सिर्फ 10 मिनट में विकी के वेयर हाउस पर पहुंच गया। विकी वहां अकेला कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी गर्दन पीछे की तरफ से सहारा लिए हुए थी और आंखें भी बंद थी। संजीव अंदर घुसा और विकी को इस हालत में देखकर पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर जोर से हंस दिया। देख इसे, भीगे बिल्ले, गांव से आया हुआ लड़का और यहाँ कुर्सी पर सो रहा है मुझे बर्बाद करने के बाद। सबसे पहले तो इसकी आंखें खोलकर उसमें तेजाब भरूंगा ताकि कभी वापस बंद ना कर पाए। संजीव गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन जाधव ने उसे तुरंत रोका। संजू भाई, गुस्से में कुछ ऐसा मत कर देना जिसका दुख बाद में आपको, प्लीज। ये सब आवाजें सुनकर वहां लेटे विकी की आंखें भी खुल गई। उसे शुरू में थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हुआ, लेकिन फिर अपने सामने एक हिजड़े को देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। ये कौन है रे? संजीव ने इस सवाल पर बड़े तेवर से जवाब मुंह पर मारा। तेरा बापू साले, आंखें खोल, क्योंकि वैसे भी मैं तुझे परमानेंट स्लीप पे तो भेजने ही वाला हूँ, समझा ना? विकी ने फिर उस किन्नर के हाथ में गन देखी और चेहरे को ध्यान से देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि संजीव ही है, बस उसने हुलिया बदला हुआ है। संजीव, तो धंधा ले लिया है या ये रेड लाइट पर भीख मांगना शुरू कर दिया है? अच्छा आइडिया है, इतना कमा लेता है ये सब करके। संजीव ने जैसे ही विकी के मुंह से ये शब्द सुने उसने उसकी छाती पर जोर की लात मारी और विकी कुर्सी से नीचे गिर गया। गुस्सा, और वो भी इतना तेज। और किस चीज का? अपने उस धंधे का जो मैं ही चलाता था। अरे संजीव, मैंने धंधा छीना नहीं है, बल्कि धंधा तो जिसे चलाना आता था उसके हाथ में खुद ब खुद चला गया है। तेरा सिर्फ नाम था क्योंकि तू हमें लेकर आया था यहां तक। नीचे से ऊपर तक सब हम लोग देखते थे। और ये देख, तेरे साइड में तेरा एक और बंदर, जादव। क्यों जादव? संजीव भाई कितने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नए लोगों को ड्रग्स कौन देता है? ये आदमी तो बस ऊपर से आए ऑर्डर्स हमसे फॉलो करवाता है और खुद वो दुकान पे बैठने का नाटक करता है। थू है तेरी जैसी जिंदगी पे। अच्छा हुआ तूने मुझे उस दिन धक्का दे दिया। वो क्या है ना, अकल ठिकाने आने के लिए पिछवाड़े पे लात लगनी बहुत जरूरी है। और देख कैसे मैंने तुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह लात दी है। कैसा लगा बता तो? संजीव ने विकी का एक एक शब्द ध्यान से सुना था। सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि जाधव को भी अपने मन में यह रियलाइज हो रहा था कि विकी एकदम सच बात कह रहा है। लेकिन फिलहाल वो उन पलों को याद कर रहा था जो उसने उस आइलैंड पर सिर्फ विकी की वजह से बिताए थे।
अरे डोंगरी के कीड़े, संजू भाई को कुछ बोलेगा ना तो सारी बंदूक की गोलियां तेरे शरीर में भर दूंगा, समझा क्या? जाधव की ये बात सुनकर संजीव को भी होश आया और उसने गन फिर से उठा ली। विकी का इतना बड़ा डायलॉग सुनकर वो भूल ही गया था कि जाधव और वो किस लिए यहाँ आए थे। चल अब जल्दी से आखिरी ख्वाहिश बता दे विकी, क्योंकि इसके बाद तुझे मैं ऊपर ही मिलूंगा। विकी को संजीव की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने भी टेबल के नीचे से अपनी गन निकालकर सीधे संजीव पर तान दी। तो ऐसा कर, तू ही बता दे संजीव, क्योंकि फिलहाल ये धंधा मैं चलाता हूं, तो तेरे से ज्यादा मेरा जिंदा रहना जरूरी है। धंधा? दूसरों से ली हुई चीजों को अपना भी बोलता है, और धंधा भी। एक एक पाई तेरे अंदर से निकालूंगा। वो तेरा चूजा है ना सत्तू, उससे भी जल्दी तेरे पास भेजूंगा, लेकिन पहले तेरा हिसाब कर दूं। आमने सामने दोनों साइड से गन्स एक दूसरे पर तने हुए थे, लेकिन फिलहाल विकी की दूसरी तरफ से 2 बंदूकें उसके ऊपर थी। चाइना के किसी मामूली टुच्चे इंसान के लिए काम करने वाला अपने साथ एक मदद भी लेकर आया है। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चों से लेकर बुढ़ों तक को ड्रग्स बेचते हुए, ये जानते हुए भी ये पूरा चाइना करवा रहा है। उसका पूरा प्लान ही इंडिया को बर्बाद कर देने का है। संजीव ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस ये सोच रहा था कि उसकी पुरानी बातें विक्की को कैसे पता। आखिरकार विक्की तो सिर्फ 3 साल पहले ही संजीव से मिला था। क्यों, पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया ना? तेरे जैसे देशद्रोही को तो लटका के तब तक तड़पाना चाहिए जब तक यमराज भी हार ना मान जाए। मेरा तो फिर भी ठीक है विकी, लेकिन तू अपना देख। तेरी वजह से आधा इंडिया आज अस्पताल में पड़ा है। देख तूने क्या किया है। मैं करता तो अब तक ये गोली खुद के सर पे ही चला ली होती। मैंने बस तेरे एडिक्ट बनाए हुए लोगों को ड्रग्स सप्लाई किए, धंधे को थोड़ा फैलाया, ये सोचकर कि हमारे माल की मांग हर जगह पर है। लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा छुपा हुआ मकसद था, ये नहीं पता था। पता होता तो 3 साल पहले ही मैं तेरे साथ नहीं जुड़ता संजीव। तुझे भी तो पैसा चाहिए था ना, इसलिए तू ये काम कर रहा था। पैसा चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जिससे लाखों लोग अपनी जानें लेने पर मजबूर हो जाएं। मुझे नहीं बचेगा ऐसा पैसा। और अब मैं कोई ड्रग्स का धंधा नहीं करूंगा, ये पूरा वेयर हाउस छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे खत्म करूंगा, ताकि तू अपने जैसा एक और संजीव कभी ना बना पाए। विकी की आंखों में इस वक्त आक्रोश था और संजीव का बदला उसके आगे बहुत ही छोटा लग रहा था। संजीव को भी अपने बारे में सुनकर शर्म आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये एक टीचर स्टूडेंट की लड़ाई थी, एक मेंटोर और उसके फॉलोअर की लड़ाई थी। विकी जो कुछ समय पहले तक संजीव को अपना सब कुछ मानता आया था, उसी ने अपने गुरु पे बंदूक ताना हुआ था और चलाने को बिल्कुल तैयार था। इस तरफ से विकी ने बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखी और सामने से संजीव ने। दोनों ने बंदूक को चलाने के लिए तैयार किया और आंखें बंद कर ली। ये पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों अपने किए हुए पापों को भोगने के लिए अंदर से नर्क जाने को तैयार थे। ट्रिगर दबाने की आवाज आई और ये एक नहीं बल्कि 2 आवाजें थी। दोनों ट्रिगर्स साथ में दबे और गोली निकलकर सीधा विकी और संजीव को लगी। एक एक गोली दोनों का सीना चीरते हुए गई और दोनों जमीन पर गिर गए। साइड में खड़ा हुआ जाधव ये देखकर शॉक में चला गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार संजीव को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने सबूत के लिए विकी की गन को एक रुमाल से तुरंत उठा लिया, लेकिन जब उसने वो बंदूक उठाई तो वो बहुत हल्की थी। उसे वो छूकर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि इस बंदूक में से गोली कैसे निकल सकती है। उसने फिर उस बंदूक को खोल कर देखा तो वो खाली थी, अंदर एक भी गोली नहीं थी। ये देखकर जाधव को समझ नहीं आया कि आखिरकार जब विकी ने गोली चलाई ही नहीं तो फिर संजीव को लगी कैसे। इसके बाद जाधव ने फिर संजीव की बंदूक देखी, उसे खोला तो अंदर 6 की 6 गोलियों को वैसा ही पाया। जाधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब संजीव की बंदूक में भी 6 की 6 गोलियां वहीं थी तो मतलब उसने भी ट्रिगर नहीं दबाया, और ट्रिगर नहीं दबाया तो फिर विकी की मौत भी आखिरकार कैसे हो गई। जाधव ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे से चलते कदमों की आवाज आई। उसने देखा तो एक लंबा सा गोरा आदमी अपने हाथ में 2 गन्स लिए उसकी तरफ आ रहा था। जाधव ने उसे देखते ही सबसे पहले अपनी गन को उसकी तरफ ताना। उसे खतरा हो गया
कि शायद उसे भी मारा जा सकता है। सांस ले लो जाधव, मेरा नाम है पंकज नेगी और मैं मुंबई का नया संजीव महेश्वरी हूँ। हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। ये वही पंकज नेगी था जिसे बीटा ने मिलने अपने आइलैंड पर बुलाया था। ये वही पंकज नेगी था जिसने पूरी मलाना क्रीम की खेती को हर साल बीटा के लिए प्रॉमिस कर दिया था। ये वही पंकज नेगी था जिसके दिमाग को भ्रष्ट करके एक और शागिर्द बीटा ने मुंबई शहर में भेज दिया था, ठीक जैसे कुछ साल पहले संजीव को यहां भेजा गया था। उसी तरह से पंकज को यहां भेजा गया था। बाहर खड़ा अल्फा इस पूरे बदलाव को आंखों से देख रहा था ताकि अपने बॉस बीटा को सारी अपडेट दे सके। काम हो गया सर, पंकज नेगी और जादव ने हाथ मिला लिया है। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि हमने विक्की और संजीव दोनों को ही क्यों मारा? उन्हें समझाकर भी तो उनसे धंधा करवाया जा सकता था ना। अल्फा, हर चीज एक एक्सपायरी डेट के साथ ही आती है और फिलहाल संजीव और विक्की को इतना कुछ पता चल चुका था कि उन दोनों को इस धंधे में रखना ठीक नहीं था। तो फिर जादव सर? उसे कुछ वक्त दिया है ताकि तब तक पंकज नेगी अपने लिए कोई नया राइट हैंड ढूंढ ले। उसके बाद उसे भी ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्फा। अब अगले 2 साल के लिए मुंबई में किसी और को इस काम के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। रखता हूँ। अब 2 साल बाद ही मिलेंगे जब पंकज नेगी को बदलने का वक्त आएगा। ये बोलकर बीटा ने फोन रख दिया और फिलहाल मुंबई की गाड़ी पर एक नया नाम सवार हो चुका था जिसका नाम पंकज नेगी था। इंडिया की सरकार अभी भी अपने अक्साई भारत के सपने को लेकर धरी बैठी रह गई थी, क्योंकि जिन 3 लोगों को सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन के बारे में पता था उनमें से 2 मर चुके थे और एक को अंदर से खोखला करने की तैयारी चाइना का वो जेल कर रहा था। चाइना की सरकार का सपना था कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अपनी सरकार कायम करके वो दुनिया की ऐसी सुपर पावर बनेगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए वो म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान तक पहुंच चुका था। लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कड़ी थी जिसके साथ ये करना बेहद मुश्किल था। उम्मीद की किरण अगर थी तो वो बस कदम के सोने से पहले उसकी इच्छा थी, जिसमें उसने या तो 2 दिन में यहां से निकलने का प्लान किया था या खुद को मार देने का। और कदम के जेल में आने के अगले ही दिन चाइना के उस जेल के हेड के पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन से मैसेज पहुंच गया। इस मैसेज का मतलब था कि जो नया लड़का कल आया था वो इंडिया के जेल में मौजूद नहीं है। ये सुनकर पूरी चाइनीज सरकार के पसीने छूट चुके थे। यानी कि कदम एक ही दिन में वहां से किसी तरह बाहर आ चुका था। लेकिन क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? और क्या भारत ऐसे हालातों से उबरकर अक्साई भारत के सपने को सच कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अक्साई भारत का दूसरा सीजन, जल्द ही सिर्फ कुकू एफएम पर। सन 2050 शहर में चारों तरफ मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसान तो इंसान, परिंदा तक पर मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अत्याधुनिक इमारतें ध्वस्त हुई पड़ी थीं। अधजले वाहनों से उठता काला धुआं इस तरह चारों तरफ फैल रहा था जैसे यमदूतों के साए मंडरा रहे हों। कभी कभी खतरनाक चमगादड़ों की आवाजें उस अश्मशानी सन्नाटे को चीर रही थी। दिन के भरपूर प्रकाश में भी रात की सी कालिख पूरे शहर पर हावी होती जा रही थी। उसी समय बीच सड़क पर एक गोल नीले रंग की रोशनी फूटी और इसी के साथ एक रहस्यमय नौजवान बीच सड़क पर आ गिरा। जल्द ही वो नौजवान संभाल कर बैठ